शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुंडली में बहुत सारे शुभ या अशुभ योगों का निर्माण होता है। कुछ लोगों की कुंडली में शुभ योग बहुत अधिक होते हैं, कुछ लोगों की कुंडली में अशुभ योगों की भरमार होती है। आखिर ये जो शुभ या अशुभ योग जो बनते हैं, ये सारे योग आपके पिछले जन्म के पूर्व कर्मों के आधार को लेकर के ईश्वर जब आपको अगला जन्म देते हैं तो उन पुराने कर्मों को ध्यान में रखते हुए आपका अगला जन्म होता है और उसी के आधार पर ग्रहों की स्थिति का ऐसा निर्माण होता है कि आपने पिछले जन्म में जो भी शुभ या अशुभ या अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों का जो भी भुगतान करना है वो आपको अपने अगले जन्म में यानी इस जन्म में करना होता है। तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में बहुत सारे शुभ के साथ साथ अशुभ योग बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण उनकी पूरी ज़िंदगी जो है परेशानी में चली जाती है। उनके काम नहीं बनते हैं या तो किसी न किसी रूप से बीमारियों से वो घिरे रहते हैं, घर में कला कलेश होती है, बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो आज उन बहुत सारे अशुभ योगों में एक सबसे ज़्यादा जो अशुभ योग देखा जाता है और ज़्यादातर लोग उस योग से बहुत भयभीत भी होते हैं, उस योग का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी जो है उनके मन में जो है जिज्ञासा भी है कि आखिर जो काल सर्प योग है अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि काल सर्प योग का जो रहस्य क्या है और उसकी भ्रांतियाँ क्या है वो मैं आज आपको बताऊँगी। दूसरा है काल सर्प योग जो है कितने प्रकार का होता है, क्या एक ही प्रकार का होता है या इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का मानना है कि काल सर्प योग जो है छायांकित भी होता है या आंशिक काल सर्प योग भी होता है। क्या ये सच है? क्या आंशिक काल सर्प योग होता है या नहीं होता है? होता है तो क्या उसका प्रभाव मिलता है या नहीं मिलता है? तीसरा प्रश्न है, क्या सभी काल सर्प योग कुंडली में जो भी बनते हैं क्या सारे अशुभ होते हैं या कुछ शुभ भी होते हैं? चौथा है, क्या गोचरीय काल सर्प योग जब गोचर में काल सर्प योग बन जाता है और जब आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग उसी के आधार पर बनता है तो क्या सचमुच में उसका भी प्रभाव होता है या नहीं होता है? पांचवा है कि इस योग का प्रभाव, काफ़ी लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही इस योग का प्रभाव शुरू होता है। क्या ये सत्य है या नहीं है? और अगर जिस एज के बारे में बताया गया है तो आखिर वो एज कौन सी है और कौन से एज के बाद ये काल सर्प योग का प्रभाव आखिर शुरू होता है? छठा क्वेश्चन है, क्या सभी प्रकार के काल सर्प योगों का उपाय संभव है? क्या उपाय किए जा सकते हैं या सभी काल सर्प योगों का एक ही उपाय होता है या सब योगों के लिए आपको अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं? और लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि काल सर्प योग आखिर बनता क्यों है, बनता कैसे है ये सबको पता है, लेकिन ये क्यों बनता है, किन कारणों से बनता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। काल सर्प योग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि सचमुच में आखिर काल सर्प योग का जो निर्माण है शुरू से हुआ तो कैसे हुआ। आप सबने रामायण जरूर देखी होगी। जब भी रामायण होते, रामायण में जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस समय आप सबको पता है कि रावण को भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था, विद्वान पंडित था, 10 सिरों वाला था। तो उसने अपने पुत्र मेघनाथ के साथ जब राम और लक्ष्मण को जब उन्होंने गोचरीय मतलब राम और लक्ष्मण को उन्होंने नाग पास में बांध दिया था। अर्थात जब क्योंकि जो मेघनाथ थे, मेघनाथ ने कुछ इस तरह से षड्यंत्र रचा कि राम और लक्ष्मण जो थे आपस में, दोनों को जो था सांपों ने आपस में लपेट लिया था और वो फिर किसी काली गुफा में लेके चले गए थे। अब और उसके बाद ये हुआ कैसे, क्योंकि जो रावण था वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था और उसने ग्रहों को, क्योंकि आप सबको पता है कि ग्रहों
को कंट्रोल करना रावण को बहुत अच्छे तरीके से आता था। तो उसने उस समय इस प्रकार की सिचुएशन को रचा कि राम और लक्ष्मण दोनों ही काल सर्प योग के अंतर्गत उनके ग्रह आए और दोनों को नाग पास के थ्रू उन्होंने बांध दिया। और वो जो समय था उस समय काल सर्प योग का भी था। और काल सर्प योग इसलिए कहा जाता है, जो राहु और केतु होते हैं, तो राहु को जो है एक सांप की संज्ञा दी गई है। जो राहु का जो मुख है वो सांप होता है, सांप का मुख जो है वो राहु है और सांप की जो पूंछ होती है वो केतु कहलाती है, इसीलिए इसको सर्प योग बोला जाता है। तो उन्होंने आपस में उसको बांध दिया था, काली गुफा में ले जाया गया था और बाद में गरुड़ ने आकर के उन सांपों को काटा था, इसीलिए उस नाग पास से उनको अलग किया था। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये एक सटीक उदाहरण भी मिलता है रामायण के थ्रू कि हाँ, काल सर्प योग होता है और उस काल सर्प योग की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भगवान राम और लक्ष्मण नहीं उस योग से बच सके तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, तो हमें भी उन योगों का जो भी शुभ या अशुभ प्रभाव होता है वो फलित होता ही होता है। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। दूसरा अब ये आता है कि जो काल सर्प योग है, सबसे पहले आते हैं कि काल सर्प योग आखिर कितने प्रकार के होते हैं। काल सर्प योगों को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहला जो है काल सर्प योग, अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में 2 प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं। जो पहला काल सर्प योग होता है उस योग एक होता है काल सर्प योग, जिसमें कहा जाता है कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तब जाकर के या तो वो लेफ्ट में हो जाएंगे या राइट में हो जाएंगे। तो जब वो इस प्रकार से राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह गिर जाते हैं तो इनको हम काल सर्प योग की संज्ञा देते हैं। उसी प्रकार एक और सर्प योग होता है जिसको हम बोलते हैं विपरीत काल सर्प योग। जो विपरीत काल सर्प योग होता है इसमें जितने भी ग्रह हैं केतु और राहु के मध्य में आ जाते हैं। 2 प्रकार से समझिए, एक होता है अगर ये राहु है और ये केतु है तो राहु और केतु के बीच में जो उनका पेट जो आप लगा लीजिए, ये राहु का मुख है और ये राहु की पूंछ है, तो इसके और इसके बीच में जितने भी ग्रह आ जाएंगे तो ये आपका काल सर्प योग माना जाएगा। और जो विपरीत काल सर्प योग होगा तो उसमें केतु ऊपर चला जाता है, राहु नीचे आ जाता है। और जब केतु और राहु के बीच में जो भी सारे ग्रह आ जाते हैं ऐसे योगों को हम विपरीत काल सर्प योग कहते हैं। अब विपरीत और लेकिन इन दोनों का अगर आप फल देखेंगे, इन दोनों के फल में ही आपस में भिन्नता भी आपको मिलती है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या सारे जो काल सर्प योग हैं क्या अशुभ होते हैं, इन दोनों योगों से आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले होता है क्या है, जो काल सर्प योग है ये तो 2 प्रकार के हो गए, लेकिन इन 2 प्रकार के काल सर्प योगों में आते हैं अन्य प्रकार के 12 काल सर्प योग, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में हर जगह पर एक एक अलग अलग योग बनता है। वो 12 काल सर्प योग कैसे होते हैं, उनका क्या शुभ या अशुभ फल मिलता है, ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। और आखिर उनके जो उपाय भी क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं हर रोज़ जो है 1 या 2 काल सर्प योगों के बारे में डिफाइन करके उसका जो है आप अपनी कुंडली के अनुसार देख सकते हैं और उसका जो भी उपाय है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। जब भी आप काल सर्प योग हम देखते हैं तो काल सर्प योगों में सबसे पहले आपको भाव देखने पड़ते हैं कि कौन से भाव में कौन सा काल सर्प योग बन रहा है, आखिर वो जो ग्रह हैं कौन से भाव पर बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, इनके क्या भेद है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तभी जाकर के आप कह सकते हैं किसी भी जातक को कि हाँ आपका जो काल सर्प योग है ये कितना शुभ या अशुभ या कितना अधिक भयानक भी है। काल सर्प योग में जैसे मैंने कहा कि 12 प्रकार के जो काल सर्प योग होते हैं, क्योंकि कुंडलियों की जो संख्या होती है, जो भाव होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। इसी के अनुसार जब आप नक्षत्रों को देखते हैं तो हर राशि को 3 नक्षत्रों की एक राशि होती है, तो इस तरह से 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र, इन सबको मिला करके देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में कितना शुभ या कितना अशुभ काल सर्प योग बनता है। कुछ लोगों का कहना है, अगला प्रश्न आता है कि काल सर्प योग जो है क्या छाया या आंशिक काल सर्प योग भी होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये जरूर भ्रांतियां हैं। उन लोगों का कहना है कि नहीं, अगर राहु और केतु की
जैसे मैंने कहा था कि ये ऊपर का हिस्सा राहु है और ये नीचे का हिस्सा केतु है। अगर इसके पेट के बीच में सारे के सारे 9 ग्रह यहाँ पर आ गए, राहु केतु तो 2 ग्रह हो ही, छाया ग्रह है, बाकी के 7 ग्रह इनके घेरे में आ गए तो यहाँ पर काल सर्प योग बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, उनका कहना होता है कि अगर राहु की परिधि से अगर एक ग्रह इधर बाहर चला गया या केतु की परिधि से कोई भी ग्रह बाहर चला गया तो कुछ लोगों का कहना है कि यह आंशिक काल सर्प योग बन जाता है। देखा जाए तो ये आंशिक काल सर्प योग कहने के लिए नाम मात्र है, बट इस तरह का कोई भी योग नहीं होता है। अगर आप सोचें भी तो इस प्रकार के योग को हम भंग काल सर्प योग कहते हैं, यानी काल सर्प का योग भंग हो गया। जब राहु और केतु के बीच में 7 ग्रह आए ही नहीं, अगर 6 ग्रह आते हैं और 6 ग्रह में से 7वां ग्रह या केतु की परिधि से बाहर हो जाता है या राहु की परिधि से बाहर हो जाता है, यानी एक भी ग्रह बाहर चला गया तो वो भंग काल सर्प योग होता है, यानी आपकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हुआ ही नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसे धूर्त पंडितों के द्वारा आपको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, डराया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन गया है और आप इसके लिए ये पूजा कीजिए, और फिर वो अच्छे खासे पैसे आपसे ले लेते हैं। तो आप समझ जाइए कि जो आंशिक काल सर्प योग है या छाया वाला जो योग है, ऐसा कोई योग होता ही नहीं है। अब आ जाता है क्या सभी काल सर्प योग शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। अब ये आ जाता है सबसे पहले प्रश्न कि काल सर्प योग, जैसे मैंने कहा कि जितने भी होते हैं सभी देखा जाए तो सारे के सारे काल सर्प योग जो है अशुभ नहीं माने जाते हैं। इनकी आपको दृष्टियां भी देखनी पड़ेगी, इनके अंश भी देखने पड़ेंगे, इनके पावर भी आपको देखनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको पता चलेगा कि हाँ जो काल सर्प योग है वो कितना अधिक खराब है या कितना अधिक जो है वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। कभी कभी लोगों के काल सर्प योग में बहुत अच्छी उनकी तरक्की होती है, बहुत अच्छे उनको फायदे होते हैं, और आखिर में से कौन से वाले योग होते हैं जो शुभ होते हैं, ये मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। और उसके बाद आ जाता है क्या गोचरीय काल सर्प योग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है या देश दुनिया सबके ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये भी सच है कि जब भी गोचर में सारे ग्रह काल सर्प योग के अंतर्गत आ जाते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, सभी मनुष्य जातियों के ऊपर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार। अगर आपकी कुंडली के ग्रहों में जो काल सर्प योग बना है और सचमुच में गोचर में भी वही प्रकार का काल सर्प योग अगर बनता है और अगर वो काल सर्प योग आपकी कुंडली के लिए शुभ है, आपके लिए शुभ है, तो आपका जब गोचर का काल सर्प योग बनेगा उस समय वो ही ग्रह आपके लिए शुभता बने रहेंगे, कुछ नया होगा आपके लिए, कुछ शुभ होगा। लेकिन अगर कुंडली में ही काल योग दुष्परिणाम दे रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुख वाला परिणाम दे रहा है, तो जब गोचर में सचमुच में उस प्रकार का जब काल सर्प योग बनेगा तो यकीन मानिए आपकी और हालत खराब होने वाली होती है। तो काल गोचर में भी बनने वाला काल सर्प योग आपकी कुंडली में बने हुए काल सर्प योग के कारण अधिक प्रभावी होता है। उसके बाद आता है क्या इस योग का प्रभाव बहुत सारे लोगों प्रभाव कब शुरू होता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है आपका काल सर्प योग जो है लोगों को शुरू होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एज के ऊपर डिपेंड करता है, पैदा होते ही जो है काल सर्प योग का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काल सर्प योग जब भी अगर कोई भी कुंडली में अगर आप चलते हैं तो योग जो भी योग लेके आप पैदा होते हैं वो सभी योग आपके जन्म से ही चलने शुरू हो जाते हैं। ये बात जरूर है कि एक 12 साल तक की एज का जो बच्चा होता है उसके ऊपर अपने ग्रहों का तो प्रभाव होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके माता पिता के जो भी ग्रह होते हैं वो उस बच्चे के ऊपर भी प्रभावी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 12 साल या 6 सबसे ज़्यादा तो 6 साल तक के बच्चों के ऊपर जो प्रभाव आता है उनके माता पिता के कर्मों और ग्रहों का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर होता है। और उसके बाद जब 12 साल की तक की जो उम्र होती है उसमें उसके ग्रहों का भी प्रभाव उसकी कुंडली के अनुसार उसको फल मिलता है, साथ में उसके माता पिताओं के ग्रहों का प्रभाव भी उस बच्चे को मिलता है। लेकिन जब बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर होने लग जाती है, वो 13 साल का होता है, तो पूर्ण रूप से उसकी कुंडली जो है फिर उसको पूर्ण रूप से फल देने लगती है। तो जब वो कुंडली ने जब पूर्ण प्रभाव देना होगा, फिर वो चाहे शुभ योग हो या अशुभ योग हो,
वो आपको 12 साल के बाद ही पूर्ण रूप से फलित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका चाहे कम प्रभावी क्यों ना हो, लेकिन 12 साल से पहले भी वो रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रभाव होगा वो आपको 12 साल के बाद ही होता है। सबसे पहले ये चीज़ भी देखी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रहों की जो परिक्रमा होती है, उनके अनुसार जो है राहु और केतु की परिक्रमा भी आपस में चलती रहती है। बहुत सारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो काल सर्प योग का जो प्रभाव पड़ता है वो 18 साल की उम्र के बाद पूर्ण रूप से इसका शुभ या अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि राहु और केतु एक राशि में पूरा 1.5 साल लगाते हैं, और 1.5 साल लगाते हुए वो वापस उसी राशि में, अगर वो मेष राशि में से शुरू करके देखते हैं तो वो मेष में जो है राहु अगर मेष में है तो केतु जो है वो वृश्चिक राशि में रहेगा, और इस तरह नहीं सॉरी केतु जो है तुला राशि में रहेगा। तो इस प्रकार से वापस दोबारा उनको मेष और तुला में आने के लिए पूरे 18 सालों का समय लग जाता है। यानी एक राशि का चक्कर काटने के लिए उनको 18 साल लगते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि 18 साल की उम्र के बाद जो है बच्चों के ऊपर पूर्ण रूप से काल सर्प योग का शुभ या अशुभ फल मिलने लग पड़ता है। अब आ जाता है, अब अगला प्रश्न है, क्या सभी प्रकार के काल सर्प योगों का उपाय होता है? क्या एक ही उपाय होता है? और दूसरा, काल सर्प योग का जो आपको उपाय करना होता है वो कौन सी उम्र में करना होता है? शास्त्रों में काल सर्प योग के लिए बताया गया है, हर योग के लिए उपाय जो है अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि एक पर्टिकुलर एज के अनुसार अगर आप वो उपाय करना शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार से जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको वैक्सीन देते हैं, बचपन में ही उसको वैक्सीन दे करके हम उसे अलग अलग प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कोई भी योग बनते हैं तो शास्त्र में कहा गया है अगर एक एज के अनुसार अगर आप उन उपायों को करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए वो उपायों का जो दुष्प्रभाव है आगे चल के कुंडली में पड़ता तो है। ये मत सोचिए कि आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या वो प्रभाव कट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी मिलेगा, बुरा कर्म किया उसका फल भी मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप उसकी एक पर्टिकुलर एज में, छोटी एज में, जिस एज में से उपाय करने चाहिए उस उपाय को उस अगर एक उम्र में करना शुरू कर देती हैं तो आगे चल के उस प्रभाव वो जो कष्ट मिलने वाला होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जातक के अंदर इतनी शक्ति या पावर मिल जाती है उसको कि वो उन दुष्प्रभावों को आसानी से झेलने लगता है। क्योंकि होता क्या है, आप ये मान के चलिए आपने कुछ गलत काम किया और आप गंगा में स्नान करने गए हैं तो आपने जो गलत काम किया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपने जो गंगा का स्नान किया है उसका फल भी आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो जब गंगा के स्नान का शुभ फल आपको मिलेगा और वो जो पीरियड आपने गलत मतलब जो अशुभ पीरियड आपके ऊपर चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो शुभ फल उसका प्रभाव आपको पड़ रहा है, गंगा के में स्नान करने का जो शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो बुरा प्रभाव है उस समय जो है थोड़ा कम हो जाएगा, यानी जातक के शरीर के अंदर उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिर जो है हम सबको जिनकी कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है उन सबको जो है कितनी उम्र में उपाय कर देनी चाहिए। तो काल सर्प योग की शांति के उपाय के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इसके लिए जो उपाय होते हैं, अगर आप 9 साल, जब बच्चा 9 साल का होता है, 9 साल की उम्र से पहले अगर आप उनका उपाय कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और ये उपाय अगर बच्चे से ही करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 9 साल की उम्र में अगर आप बच्चों का उपाय नहीं करवा पाते हैं किसी कारण से और बहुत ही खराब योग या आपके बच्चे के कुंडली में बना हुआ है तो आप 9 के बाद 18 साल की उम्र से के बाद से पहले भी आप इस बच्चे का जिस भी जातक की कुंडली में ये प्रॉब्लम चल रही है काल सर्प योग की, तो भी वो जातक उसका उपाय कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि जितने देर बाद जो है आप 9 का पहाड़ा काउंट कर सकते हैं, या तो 9 साल से पहले करवाएंगे तो बहुत अच्छा है। फिर 9 अगर 9 नहीं करवा पाते तो 18 साल की उम्र से पहले या फिर 27, फिर 36, फिर 45। तो जितना आपकी उम्र का स्टेज बढ़ता जाएगा वो वाला जो प्रभाव होगा, जो आप उपाय कर रहे हैं वो उतना फलित नहीं हो पाता है। लेकिन
कहीं ना कहीं बारिश में छाते का काम जरूर करता है। अगर आप बारिश में जा रहे हो, छाता आपके पास है, तो छाता आपको पूरा तो नहीं ढक पाएगा, लेकिन कम से कम आधे शरीर की तो रक्षा कर ही लेता है। उसी प्रकार से अगर आप जितनी लेट उम्र में अगर आप उपाय करते हैं, तो उन उपायों में आपको पूर्ण रूप से फल तो नहीं मिल पाता है उपायों का, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रूप ही सही उन उपायों का आपको फल मिलता ही मिलता है। और राहु और केतु जब भी 18 साल में अपना एक चक्र पूरा कर लेते हैं, उसी के अनुसार कोशिश कीजिए जब भी वो योग बन रहा हो या उससे पहले जब भी आपको पता चले कि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है, तो आप एक उम्र के अनुसार सही समय पे उसका उपाय कर लीजिए। जिस प्रकार से हम सही समय में छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगा के उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि काल सर्प योग शुभ होता है या नहीं होता है, या सारे ही काल सर्प योग अशुभ ही होते हैं, और जो शुभ होते हैं तो कौन से होते हैं। शास्त्रों में जो है शुभ या अशुभ जो काल सर्प योग है उसके बारे में कहा गया है कि कुछ जो काल सर्प योग जो है जैसे अर्ध चंद्र योग, माल योग, ये प्रकार के अगर काल सर्प योग अगर आपके चाहे अर्ध चंद्र काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में बनता है, या माला योग काल सर्प कुंडली में आपका बनता है, तो ये वाले जो काल सर्प योग होते हैं ये कुंडली में शुभ बताए जाते हैं। वास्तव में काल सर्प योग की अशुभता तब बहुत अधिक बढ़ जाती है जब आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश, आपका सूर्य भी लगन का, क्योंकि सूर्य से भी लगन कुंडली बनाई जाती है, चंद्रमा से भी चंद्र कुंडली बनाई जाती है, और लगन से भी लगन कुंडली बनाई जाती है। तो ये तीनों ही ग्रह लगन का काम करते हैं। तो अगर इनके बीच में अगर राहु केतु के साथ उनकी युक्ति हो जाती है या दृष्टि हो जाती है, या आपकी कुंडली में गुरु जो ग्रह होता है वो बहुत ही अशुभ स्थिति में, नीच स्थिति में, या पाप ग्रहों से दृष्ट होता है, या पाप ग्रहों में घिरा हुआ होता है, या राहु के साथ अगर गुरु पड़ा हुआ होता है, उस समय जो आपके कुंडली में जो योग बनेंगे वो बहुत ही अधिक अशुभ बनते हैं। ऐसे अशुभ योगों में जातक की हालत बहुत अधिक खराब हो जाती है। और उसके बाद कुछ ऐसे काल सर्प योग होते हैं जो आपको शुभ प्रभाव भी देते हैं, यानी वो जब आपका काल सर्प योग का पीरियड शुरू होता है और जब दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चलती है, और जब राहु केतु की ये दशा वगैरह आती है, उस समय इन काल सर्प योगों का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि सारे के सारे काल सर्प योग अशुभ नहीं होते हैं। अब आ जाता है कि काल सर्प योग जो बनता है, तो क्या काल सर्प योग बनने के पीछे का कारण क्या है। काल सर्प योग जब भी अब आपकी कुंडली में बनता है, इसके पीछे में शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी जो भी जातक पैदा होता है, या उसके माता पिता ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए थे अपने बच्चे को लेकर के, अपने संतान को लेकर के, अगर उन्होंने कोई इस प्रकार से कार्य किए हैं, या उस जातक ने पिछले जन्म में इस प्रकार के काम किए हैं, तो जाकर के उसके कुंडली में काल सर्प योग बनता है। अब जैसे होता क्या है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जो भाग्य है, बच्चे का जो भाग्य है, माँ बाप के भाग्य के साथ जुड़ता है। तो कई जगह आपने देखा होगा कि कई लोगों के यहाँ संतान पैदा होती है तो परिवार के वारे न्यारे हो जाते हैं, कुछ अच्छा शुभ होने लगता है, तरक्की पे होने लगते हैं। और कई बार ऐसे लोगों के यहाँ कुछ ऐसी संतान उत्पन्न हो जाती है कि अच्छा खासा बिजनेस होता है और सब कुछ उनका धीरे धीरे चौपट होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ बच्चे का, और बच्चे का भाग्य माता पिता के साथ कनेक्टेड होता है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है, जब आपकी कुंडली में किसी गंभीर प्रकार का काल सर्प योग बनता है, तो ये आपके पूर्व जन्म के पापों या बुरे कर्मों का फल होता है। जो लोग पिछले जन्म में, या जो लोग इस जन्म में भी, आप सुन लीजिए, इस जन्म में जो लोग अत्याचार करते हैं, अत्याचार किसी भी प्रकार का हो सकता है, या विषद्रोह करते हैं। विषद्रोह का मतलब है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, खाने में विष मिला दिया जाता है, जानबूझ करके हजारों लोगों को विष पिला दिया जाता है, खाने में खिला दिया जाता है, या अपने किसी दुश्मन को या किसी भी व्यक्ति को आपने जो है विष के द्वारा उसको मार दिया है। तो इस प्रकार पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ये विषद्रोह बनता है, और इस विषद्रोह का फल आपको कहीं ना कहीं अगले जन्म में, उस समय तो आपके मन में खुशी हो जाएगी कि हाँ मैंने अपने शत्रु को मार दिया, लेकिन उसका फल तो, क्योंकि जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है, जिसने पैदा किया है वही मृत्यु देने का हकदार है। तो अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तब आपकी कुंडली में ये योग बनता है।
दूसरा आता है अगर आप शोषण करते हैं, जैसे गरीबों का शोषण होता है या सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें गरीबों तक दी जाती हैं लेकिन पहुंचती नहीं है, या कई लोग मैंने जैसे टीवी में भी आप देखते हैं संस्थाएं खोलती हैं पर चाहे वो बूढ़ों के लिए हो, चाहे लड़कियों के लिए हो या किसी और महिलाओं के लिए हो, लेकिन कहने के नाम पे संस्थाएं होती हैं लेकिन अंदर ही उन औरतों का, महिलाओं का या चाहे वो पशु क्यों ना हो उनका शोषण किया जाता है, जहाँ पे एक निर्दयता दिखाई जाती है। जो लोग इंसानों को मारते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, दादागिरी करते हैं और पशुओं के साथ निर्दयता दिखाते हैं, पशुओं को मारना और उनको यातनाएं देना, ये सब काम जो भी करते हैं, इन लोगों की कुंडली में भी कहीं ना कहीं अगले जन्म में काल सर्प योग बनने का चांस बहुत अधिक होता है। जो लोग द्वेषवश अपने शत्रुओं के या किसी अन्य कारण के अपना सगा भाई बहनी क्यों ना हो उनके खेतों में भरी हुई फसल में आग लगा देना, बच्चियों के साथ बलात्कार करना, अपने ही पार्टनर के साथ या अपने ही परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करना, धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाना, परेशान करना, मंदिरों को मस्जिदों को तोड़ना या किस प्रकार गलत प्रकार के अमानवीय कुकृत्य करना, क्रूर कार्य करना, इस प्रकार के जो भी लोग काम करते हैं, ये मत सोचिए कि आपको इन कर्मों का फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जो गलत काम किए हैं वो जिंदगी भर आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उन गलत कामों या उन पापों की भरपाई नहीं कर लेते हैं। तो मोस्टली जिन भी लोगों के कुंडली में बहुत अधिक अशुभ रूप से भयानक काल सर्प योग बना है, यकीन मानिए आपके पिछले जन्म के कुकृत्यों के कारण, गलत कर्मों के कारण उसकी सजा आपको इस जन्म में भुगतनी ही पड़ेगी। तो काल सर्प योग का मेन मुख्य कारण जो मैंने भी आपको 8-10 गिनाए हैं, अगर आप में से इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आप तैयार हो जाइए। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती। तो ये थे काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में जो भ्रांतियाँ थी वो मैंने आज दूर की है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि 12 प्रकार के जो काल सर्प योग होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो हर वीडियो में मैं अलग अलग बताऊंगी, 2-2 काल सर्प योगों को लेकर के इसके आगे मैं 6 वीडियो बनाऊंगी। वो जितने भी 12 योग हैं वो 12 योग कैसे बनते हैं, उसमें से कौन से शुभ फल देने वाले हैं और आपको जब भी ये काल सर्प योग कुंडली में बना है तो किस प्रकार के उपाय करने होंगे। और यहीं तक इति शुभम, नमस्कार।